जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय दिव्यांशु सर पे। पिछली कक्षा में हम क्लास 10th का पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन शुरू किए थे। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली 3 क्लासों में लगातार आपका भरपूर सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे पे भरोसा बनाए रखिए। हम लोग साथ मिलकर एक पूरा शानदार तरीके से सारी चीजों को तैयार कर रहे हैं और सारी चीजों को लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। अब अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें तो ऐसे ही हम साथ में मिलके पढ़ के जब तक बोर्ड का एग्जाम आएगा तब तक अपने सिलेबस को तो एक बढ़िया तरीके से खत्म कर ही लेंगे। साथ में हम क्वेश्चन के साथ भी 2-3 महीने लगातार तैयारी करके हम आराम से अगर चाहेंगे तो लाइन बाय लाइन अगर चीजों को हम पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस में पढ़ते हुए चल रहे हैं तो 90% हमारा आएगा ही आएगा। तो आप भरोसा रख के हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हमको प्यार और भरोसा बनाए रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पे। पिछली पिछली क्लास में हम पढ़े थे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रकाश को कहा क्या क्या गया, किस आधार पर उसको बांटा गया। तो प्रकाश का हमारे पास डुअल नेचर होता है। हम पढ़ के आए थे कि प्रकाश कणों की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंगों की भांति भी। हम उसका एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल पढ़े थे। एग्जाम्पल में ये हम पढ़ के आए थे कि प्रकाश हम तरंग कहे हैं तो किस आधार पे हम उसको तरंग बोलेंगे, अगर प्रकाश को हम कण बोल रहे हैं तो किस आधार पे हम उसको कण बोले थे। ये सारी चीजें हम पूरा डिटेल रूप से पढ़ के आए थे। उसी चीज को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, सबके पास अपनी स्रोत नहीं है प्रकाश के। सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है हमारा। सारी चीजें, जो ही चीज आपको दिख रही है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उसे टकराकर वापस हमारी आंखों में पहुंच रहा है और वो चीजें हमको दिख रही हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे सामने आपके बोर्ड पे लिखा भी है कि प्रकाश के किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश का किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराएगा, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, ये जो पूरी घटना होगी, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की ये कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं कि इस पॉइंट को हम ये कहते हैं, कैसे चीजें होती हैं। परावर्तन के नियम भी होते हैं। तो पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको हम समझ लिए कि प्रकाश के किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। जैसे आपके सामने एक फिगर बना है, फिगर में आपको दिखाया गया है कि ये हमारा है परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। रिफ्लेक्टेड सरफेस का मतलब होता है परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस पर ये हमारी आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब कि जो किरण आके परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है। तो आपतित किरण का मतलब होता है कि आने वाली किरण यानी वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं यानी इंसिडेंट रे कहते हैं इसको हम, आपतित किरण को। तो वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है यानी इस बिंदु पर टकराई है, इस परावर्तक पृष्ठ के आपतित किरण इस बिंदु पर टकराई है, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी इस जहां ये किरण आके टकरा गई उसी बिंदु को हम बोल देंगे आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं उसको। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ही हम एक तुरंत नॉर्मल खींचते हैं यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अभिलंब खींचा जाता है यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये होता है हमारा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। इसी पॉइंट से हमारी परावर्तित किरण भी निकलती है यानी परावर्तित किरण का मतलब कि टकरा के वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है हमारा परावर्तित किरण। ये आपतित किरण हो गई और ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। आपतित किरण का मतलब आके जो किरण टकरा रही है उसे हम आपतित किरण बोलेंगे, टकरा के जो वापस जा रही है उसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे। आपतित किरण जिस पॉइंट पर टकराई उस पॉइंट को हम
आपतन बिंदु बोल रहे हैं। आपतन बिंदु से हम एक नॉर्मल खींच लेते हैं, यानी अभिलंब खींच लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अभिलंब आपतन बिंदु से ही खींचा जाता है, यानी हम अभिलंब यहां से भी चाहे तो कहीं से खींच सकते हैं। ये भी इस पृष्ठ पर अभिलंब है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि जो भी अभिलंब खींचा जाएगा वो खींचा जाएगा आपका आपतन बिंदु से खींचा जाएगा। ठीक है, अब आगे। अब इसमें दो कोण बनते हैं। पहला कोण होता है हमारा आपतन कोण, दूसरा कोण हमारा होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण हम किसे कहते हैं, तो परिभाषाएं हमारी यहीं से बन जाती है। आपतित किरण आप देख भी रहे होंगे, जैसा फिगर में बना है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं आपतन कोण को। दूसरा जो कोण बनता है हमारा वो होता है परावर्तन कोण, यानी परावर्तन कोण भी आप देख रहे होंगे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये दो कोण हमारे पास होते हैं। पहला कोण आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दूसरा कोण परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये दो कोण होते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कह देते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम है और ये हमारा इसका फिगर है कि कुछ पॉइंट होते हैं। इस कुछ पॉइंटों को आप दिमाग में रखिएगा कि हाँ ये कौन कौन से पॉइंट होते हैं। 3-4 ये पॉइंट होते हैं। उसके बाद से हमारा आता है परावर्तन के नियम, कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है यानी प्रथम नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी जिस पॉइंट पर ये आपतित किरण होती है, टकराती है, उसी पॉइंट से हमारा परावर्तित किरण भी निकलती है, उसी पॉइंट से हम अभिलंब भी खींचते हैं। यानी तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो नॉर्मल खींचा जाता है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम होता है। परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। यानी आपतन कोण आई का मान यानी एंगल आई का मान सदैव एंगल आर के बराबर होता है। तो ये हमारा दूसरा नियम होता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये हमारे पास परावर्तन के 2 नियम हैं कि ये तीनों चीजें, ये तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पर होंगे और दूसरा है कि आई का मान सदैव आर के बराबर होगा। तो ये हमारी पूरी परावर्तन की घटना होती है। ये नियम होते हैं परावर्तन के। जो भी ये परावर्तन का नियम है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आगे हमारे पास है दर्पण। कि दर्पण क्या होता है। दर्पण हम किसे कहते हैं, मिरर। दर्पण का मतलब होता है कि मिरर क्या होता है। तो दर्पण का मतलब ये होता है दर्पण। दर्पण हम किसे कहते हैं, कई बार दर्पण तो हम जानते हैं क्या होता है, दर्पण की हम सही से परिभाषा नहीं कर पाते। तो दर्पण की यह परिभाषा होती है विज्ञान में, यदि किसी पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ पर पालिश या लेप होता है, वो उसको पालिश कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस बना दिया जाए, तो प्राप्त निकाय, जो ये सिस्टम बन जाता है हमारा, जो ये निकाय बन जाता है, उसी को हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ पर पालिश करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, यानी एक पृष्ठ पर ऐसे पालिश हो गया और दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ का मतलब कि जहां से परावर्तन होना है, दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो प्राप्त निकाय हमारा दर्पण कहलाता है। तो दर्पण को हम लिख लेते हैं कि दर्पण क्या होता है, यदि
किसी पारदर्शी पृष्ठ के किसी एक यदि किसी पारदर्शी माध्यम के यदि किसी पारदर्शी माध्यम यदि किसी पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता तो दर्पण की परिभाषा क्या होती है, मिरर की परिभाषा क्या होती है कि यदि किसी पारदर्शी माध्यम के, कोई पारदर्शी माध्यम ले लें, पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें, कोई भी एक पृष्ठ हो, जैसे यही मान लीजिए एक पारदर्शी माध्यम था हमारे पास, अब इसी पारदर्शी माध्यम के हम एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिए और दूसरे पृष्ठ को हम क्या बना दिए हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दिए हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि जिस पृष्ठ से परावर्तन होना है, तो ये हमारा क्या बन गया है, ये वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ बन गया है। तो यदि किसी पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिए और दूसरे पृष्ठ को हम क्या बना दिए, तो परावर्तक पृष्ठ बना दिए, तो ये जो निकाय हमारे पास बन गया, ये जो सिस्टम हमारे पास बन गया, उसी सिस्टम को हम कहते हैं दर्पण। तो ये हमारे पास दर्पण की परिभाषा होती है। अब दर्पण भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण हमारे पास होता है गोलीय दर्पण और दूसरा दर्पण हमारे पास होता है समतल दर्पण। यानी एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो हमारे पास दो प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला हो गया हमारा समतल दर्पण, दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। तो ये हमारे पास दो दर्पण होते हैं, दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हम किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी ये जो सामने दिख रहा है ना, अगर हम इसको दर्पण मान लें तो ये कौन सा दर्पण है, तो ये समतल दर्पण ही है। कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। यानी समतल दर्पण हम किसे बोलेंगे, तो हम समतल दर्पण हम ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण हम किसे कहते हैं, समतल दर्पण का मतलब ये होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल, इसका परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे होंगे कि एकदम समतल है, एकदम प्लेन है। तो इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण कह देंगे,
समतल दर्पण कह रहे हैं। अब समतल दर्पण के भी कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे वह शायद हमारे हिसाब से कि 10th में आपका समतल दर्पण है नहीं सिलेबस में, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि समतल दर्पण में कुछ पॉइंट होते हैं, उसको आप दिमाग में रखिएगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। पॉइंट क्या है हमारे पास कि सबसे पहली बात कि जो समतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। दूसरा पॉइंट, लगभग घर में जो ही दर्पण आपको लगे होते हैं, घर में जो ही दर्पण लगे होते हैं वो दर्पण समतल दर्पण ही होते हैं। अब आप पॉइंटों को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अपने हिसाब से लिखने का मतलब ये हो कि आप रोज उस चीज को देख रहे हैं। जैसे समतल दर्पण में हम देखते क्या, अपने घर पे जाते हैं तो हम खुद को देखते हैं, तो खुद हम दिख जाते हैं। तो अभी हम एक बात बताएं कि अगर हम दिख गए तो कैसा इमेज बनेगा हमारा, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण से सदैव आभासी। और आप दिखते कैसे हैं उसमें, तो सीधा दिखते हैं। तो हमेशा समतल दर्पण से सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह हमारा एक पॉइंट हो गया कि समतल दर्पण का। और क्या होता है समतल दर्पण में, और पॉइंट होते हैं। जैसे समतल दर्पण में अगला पॉइंट होता है कि आप दर्पण से जितनी आगे खड़े होते हैं, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण के आगे वस्तु जितनी होती है, समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ये हमारे इसमें दो पॉइंट होते हैं। और फोकस दूरी कितनी होती है, इसकी अनंत होती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त कर ले, तो पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी अगर हमारे घर में जो समतल दर्पण लगा है हम चाहें कि हमारा पूरा उसमें प्रतिबिंब बन जाए, तो किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण कम से कम उसकी हाइट का आधा होना चाहिए। सपोज दैट, मान लीजिए अगर कोई 6 फीट का आदमी है और वो चाहता है कि हमारे घर जो समतल दर्पण लगा है उसमें हम अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख लें, तो वो अपने हाइट का आधा दर्पण चाहिए, यानी 3 फीट का ये हमको दर्पण चाहिए, तभी उसका पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। तो ये होता है समतल दर्पण के कुछ पॉइंट होते हैं, और ये होते हैं हमारे समतल दर्पण की परिभाषा हो गई। तो आगे हम आने वाली वीडियो में हम गोलीय दर्पण, जो मुख्य रूप से हमको पढ़ना है, गोलीय दर्पण के बारे में हम एकदम डीपली अध्ययन करेंगे कि हाँ गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब गोलीय दर्पण भी हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। तो आगे जो ही हमारी वीडियो आएगी उसमें हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।